यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं मिलियन माइंड बुक से प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड का क्वेश्चन नंबर 76। तो ये सीरीज़ जो है बहुत पहले कंटिन्यू थी, अब मैं फिर से इसको कंटिन्यू कर रही हूँ। होप करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी, पहले और आज भी लगेगी। यहाँ पर हम क्वेश्चंस को डिटेल में स्टडी करने का काम करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है, फॉलन चेरब टू बी बीक इज़ मिजरेबल, हु सेज दीज वर्ड्स, बेल्ज़ेबब, एडम, सैटर्न, बेलियल। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन लिया गया है ये आपका पैराडाइज लॉस्ट जो कि मिल्टन ने लिखा है, एक ग्रेट टिपिक है, जहाँ पर मिल्टन क्या करते हैं, सैटर्न को हीरो जैसी क्वालिटीज़ देने का काम कर देते हैं। ठीक है, ये जो लाइन है मैं इसके आगे भी पढ़ के बताती हूँ कि फॉलन चेरब टू बी बीक इज़ मिजरेबल डूइंग और सफरिंग। अरे गिरे हुए चेरब, गिरे हुए फरिश्ते, बीक होना, कमज़ोर होना, दया से भरा हुआ है, पिटीफुल है, डूइंग और सफरिंग, चाहे ऐसा करते हुए या फिर सहते हुए हो। बट ऑफ दिस वी श्योर टू डू ऑट गुड नेवर विल बी आर टास्क, कि भाई इस यहाँ पर रहकर, इस पृथ्वी पर स्वर्ग लोक में रहकर कुछ भी अच्छा करना हमारा टास्क नहीं है। तो बड़ी डिटर्मिनेशन के साथ जो गॉड की विल पावर है, सैटर्न उसको अपोज करता है और कंटिन्यू अपोज करता है। और इस बात पर इस एक रिवेलियन की, एक विद्रोह की थीम है, जो भावना है, वही इस जो वर्क है, इपिक है, इसकी थीम बन जाती है। तो ये जो वर्ड्स हैं, फॉलन चेरब टू बी बीक इज़ मिजरेबल, इस बात को कहा है किसने, सैटर्न ने। तो हमारा आंसर नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, और एक और बात, जो फॉलन चेरब है यहाँ पर लूसीफर के लिए, लूसीफर को माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 कि व्हाट इज़ द कॉन्स्पिकुअस फीचर ऑफ मिल्टन्स लैंग्वेज एंड स्टाइल। अब कौन कौन से बड़े महत्वपूर्ण फीचर हैं लैंग्वेज के, मिल्टन की लिखने की लैंग्वेज के और उनकी स्टाइल के। तो लैटिनिज्म टीचिंग, रिलीजियस और फ्रेंच ट्रेडिशन और नन ऑफ देम। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है लैटिनिज्म टीचिंग। ना तो रिलीजियस है मिल्टन का और ना ही फ्रेंच ट्रेडिशन है उसमें, लैटिनिज्म टीचिंग। जबकि यहाँ से इस तरह का क्वेश्चन आता है कि उनकी राइटिंग स्टाइल कैसा है, और उसमें आंसर हमें देखने के लिए मिलता है कि मिल्टन जो है हमेशा लिखते थे ग्रैंड स्टाइल में। जो उनकी स्टाइल है वो न्यूमरस रेफरेंसेस को, बहुत सारे रेफरेंस, आप उनकी कोई भी वर्क, कोई भी पोम पढ़ लीजिए, वर्क पढ़ लीजिए, बहुत पुराने ग्रीक माइथोलॉजी से वो और ओल्ड माइथोलॉजी से वो रेफरेंस ला के रखते हैं। कोई बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन होगा तो उनके वर्क को पढ़नाइएगा, वरना बोर हो जाएगा, क्योंकि इतनी नॉलेज होनी चाहिए उनके वर्क को पढ़ने के लिए, क्योंकि रेफरेंस वो वहाँ से देते हैं इस वजह से। तो बहुत सारे रेफरेंसेस, इल्यूजन्स, कॉम्प्लेक्स वोकेबलरी, ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन उनके सेंटेंसेस का, उनके वर्क में एक्सटेंडेड मेटाफर, एक्सटेंडेड सिमली और इमेजेस, सभी तरह के वर्क, उनके वर्क में इन सारी चीज़ों को देखा जाता है। तो इसलिए ग्रैंड स्टाइल उनके वर्क को माना जाता है। बट यहाँ पर ऐसा ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर हम उनका आंसर हम मार्क करेंगे 77 का, लैटिनिज्म टीचिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की, और क्वेश्चन नंबर 78 है कि वेयर द ऑफेंस इज लेट द ग्रेट एक्स फॉल हु स्पीक्स हेमलेट, कि कहाँ पर ऑफेंस है, चलो वहीं पर ये जो एक्स है उसको गिरने दो। ठीक है, वहीं पे तलवार गिरने दो। किसने ये ऑफेंस किया है, शरारत की है, वहीं उसी के ऊपर गिरने दीजिए। तो ये आपका हेमलेट से लिए गई हैं लाइन। तो कौन इसके स्पीकर हैं, हेमलेट है, होरेशियो है, गर्ट्यूड है, या फिर किंग क्लॉडियस है। तो ये फ्रेज है, वेयर द ऑफेंस इज लेट द ग्रेट एक्स फॉल, ये कहा है किंग क्लॉडियस ने। किंग क्लॉडियस इस बात को कहता है कि जब पोलोनियस गलती से हेमलेट उसको मार देता है, तो पोलोनियस का जो बेटा है उसको क्या करने के लिए, और ज़्यादा उत्साहित करने के लिए किंग क्लॉडियस इस बात को कहता है, और जिससे कि वो लियर्टीज उसका बदला ले सके अपने पिता का, और जिससे कि हेमलेट भी मर सके। ठीक है, तो किंग क्लॉडियस का रास्ता साफ हो जाएगा। तो इस वजह से वो इस बात को कहता है। ही सेज दिस टू लियर्टीज, उसको क्यों, क्योंकि वो उसको प्रॉमिस कर रहा है कि तुम ऐसा करो और मैं जस्टिस के लिए, तुम्हारे पिता को न्याय मिलना चाहिए, है ना,
तो वो इस बात को कहने का काम करता है। तो ये स्टेटमेंट लिया गया है ये कहा है किसने, किंग क्लॉडियस ने। हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, और ये है सोनेट नंबर 130 ऑफ शेक्सपियर बिगन्स विद द लाइन। ये जो सोनेट है ये बड़ा ही मज़ेदार सोनेट है 130, और शेक्सपियर इसमें अपनी मिस्ट्रेस के लिए उनकी ब्यूटी है बड़े सिंपल तरीके से डिनोट करने का काम करते हैं। वो कहते हैं माई मिस्ट्रेस आइज़ आर नथिंग लाइक द सन ऑफन डब्ड अस। अच्छा, ये लाइन तो आगे नहीं है, ये जो लाइन है माई मिस्ट्रेस आइज आर नथिंग लाइक द सन, ये क्या है, डब्ड अ स्पूफ द सोनेट। आगे बढ़ती हूँ, और अब यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिए हैं कि रिप्यूडिएट्स ऑल शेक्सपियर्स हैज सेड ऑफ हिज डार्क लेडी अर्लियर, या पैरोडीज द कन्वेंशंस ऑफ एलिजाबेथन लव सोनेट बोथ इन कंटेंट एंड स्ट्रक्चर, इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन इडलिक लव felt and expressed by common folk, yet describes the cooling aspect of his lady love's eye bereft of lust। तो इसमें जो हमारा आंसर है वो हमारा आंसर है पैरोडीज द कन्वेंशंस ऑफ एलिजाबेथन लव सोनेट्स। एक्चुअली यहाँ पर आप जानते हैं कि विलियम शेक्सपियर जिन्होंने बहुत सारे सोनेट लिखे हैं, हमारे पास रिटन में प्रूफ मिलता है कि 154 सोनेट्स उनके द्वारा लिखे गए हैं, और जो उनके सोनेट लिखना है वो स्पेंसरियन सोनेट को उन्होंने कॉपी किया है, उसके हिसाब से लिखा है, ठीक है। और उनके सोनेट्स हमको उसमें क्या कहते हैं, लास्ट में एक कपलेट मिलता है और 4-4 लाइन की 3 स्टेंजा हमें देखने के लिए मिलता है, जिसकी राइम स्कीम होती है A B C D E F G, ठीक है। तो इस तरह से कुछ चेंज किए हैं स्पेंसरियन स्टेंजा में, तो शेक्सपियरियन ये सोनेट बन जाता है इस तरह से। बट ये जो सोनेट नंबर 133 है ये क्या है, पैरोडीज़ है। एक्चुअली होता क्या था कि वहाँ पर जो सोनेट्स हैं, सोनेट्स अपनी लवर के लिए लिखे जाते थे और उसमें उनकी तारीफ़ की जाती थी, बहुत तारीफ़ की जाती थी। बट इस सोनेट में शेक्सपियर ने क्या किया है, स्पूफ किया है, एक पैरोडी की है ना। पैरोडी क्या होती है भाई, किसी भी एक अच्छी सी पीस ऑफ वर्क, कोई मान लो कि कोई सॉन्ग है, कोई गाना है, मगर उसी धुन पर, उसी गाने पर आप क्या कुछ अलग वर्ड्स को जॉइन कर दें तो उसको मजाकिया अंदाज में पेश करें। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि एक गाना है कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। अब इसी को पैरोडी बना के पेश किया जाता है कि मेरे देश की लड़की पहन के वर्दी करती गुंडागर्दी, मेरे देश की लड़की। तो मतलब सेम ट्यून, सेम मेलोडी और गाने का ये भी तरीका सेम, और बट उसके वर्ड्स चेंज कर दिए। उसी तरह से विलियम शेक्सपियर ने भी क्या किया, जो कन्वेंशनल लव सोनेट्स होते थे एलिजाबेथन टाइम में, उन्होंने उसकी थीम को चेंज कर दिया, है ना। यहाँ पर जो भर भर के प्रेज़ किया जाता था उनकी लवर्स को, यहाँ प्रेज़ ना करके एक सिंपल सी ब्यूटी को डिफ़ाइन करने का काम किया है। तो वो कहते हैं कि माई मिस्ट्रेस आइज़ आर नथिंग लाइक सन। अरे मेरी मिस्ट्रेस की जो आँखें हैं ना, ये कोई सन की तरह नहीं चमकती हैं, उनके जो होठ हैं कोई मूंगिया होठ नहीं है। तो इस तरह से वो इस सोनेट को लिखते हैं, और लास्ट में लिखते हैं बट फिर भी मेरा जो लव है, लास्ट कपलेट बड़ा सेंसफुल यहाँ पर होता है, उसमें लिखते हैं कि फिर भी मेरा जो लव है वो रेयर है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हुआ, पैरोडीज़ है। ये क्या किया है उन्होंने, पैरोडी की है कन्वेंशनल जो सोनेट्स हैं उस स्ट्रक्चर को, उस कंटेंट को पैरोडी यहाँ पर करके दिखाते हैं। नेक्स्ट और लास्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 80 है, इन विच ईयर वर्ड्सवर्थ एडेड प्रीफेस टू हिज लिरिकल बल्लड। अब इसमें जो हमारे ये डेट्स सारी दी हुई हैं कि 1798 है, 1800 है, 1802 है या फिर 1805 है, आपको इन चारों ही डेट्स को याद रखना है। याद इसलिए रखना है कि 1798 ये तो वो टाइम पीरियड है जब हमारा रोमांटिक पीरियड जो है वो स्टार्ट होता है, और लिरिकल बल्लड जो हैं विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखे जाते हैं, एस.टी. कॉलरिज के द्वारा लिखे जाते हैं, तो वो पब्लिश होते हैं 1798 में। बट 1800 उसके 2 साल बाद इसमें कुछ ऐड होता है। एक तो इसमें प्रीफेस ऐड होता है और दूसरा ये सेकंड टाइम पब्लिश हुए होते हैं।
एंड सेकंड और थर्ड टाइम ये 1802 में पब्लिश होते हैं, यहाँ पर पोइटिक डिक्शन ऐड हो जाता है। एंड लास्ट टाइम 1805 में ये पब्लिश होते हैं। तो इस तरह से आपको चारों ही डेट इसमें याद रखनी है। बट यहाँ हमारा आंसर है 1800। विलियम वर्ड्सवर्थ के जो लिरिकल बल्लड्स हैं उसमें प्रीफेस ऐड हुआ था जब उनका सेकंड एडिशन आता है उस वक्त, ठीक है। तो ये डेट है 1800। होप करती हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। सजेस्टिव जो कमेंट है, सजेशंस हैं आपकी, आप सेंड कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू।